धन्यवाद मनु भाई। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यादत्त शर्मा जी, मंच पर और इस सभागार में मौजूद तमाम साथियों, सबसे पहले राजू भाई को मैं याद करना चाहता हूं। आज हम 16वें उनका याद उनकी कर रहे हैं और कैसे पीछे रह कर के खामोशी से काम किया जाता है, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई देख रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, बिना बहुत सामने आने का लोभ रखे हुए। तो राजू भाई इस बात के उदाहरण थे जो बहुत खामोशी से अपना काम करते रहते थे और बहुत सारे लोगों को एक जनपक्षधर दिशा में खड़ा करने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मैं उनको याद करता हूँ, उनकी स्मृति को सलाम करता हूँ। मैं उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट के साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया, ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके सामने अपनी बात कुछ कह सकूं। और इस व्याख्यानमाला का हिस्सा बनने का ये मेरे लिए दूसरा अवसर है। आज से तकरीबन 5 साल पहले भी 2018 में मुझे ये मौका उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट ने दिया था। तो मैं ट्रस्ट के साथियों का इस बात के लिए आभारी हूँ। और जिस विषय पर मुझसे बोलने की अपेक्षा की गई है, उत्तराखंड में ज़मीन और खेती और ज़मीन का कानून, जिसको भू कानून कह रहे हैं, तो आजकल उत्तराखंड में बड़ी चर्चा है। और चर्चा में सरकार की तरफ जो लोग हैं और सरकार के सामने जो दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं वो सरकार के सामने हैं कि नहीं है, लेकिन जो दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों तरफ का जुमला एक ही है। वो कह रहे हैं सब सख्त भू कानून चाहिए, कठोर कानून चाहिए। तो कई बार लगता है कि भाई मुलायम कानून भी कोई चीज़ होती है, कोई नाजुक कोमल किस्म का कानून भी कोई बात होती है क्या? सख्त भू कानून चाहिए, या कानून कोई कोड़ा है, हंटर है, उसे फटकारेंगे तो चाहिए होगा। असल में ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले को समझना थोड़ा ज़रूरी है कि शुरू कहाँ से हुई, ये बात कहाँ से शुरू हुई। यूँ तो जैसा चमोली जी ने अपने बात में कहा कि हम जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन भी चल रहा था, तब भी लोग कहते थे कि भाई जल जंगल ज़मीन पर हमारा अधिकार। राज्य का मतलब ये भी कि जल जंगल ज़मीन पर जनता का अधिकार, यही राज्य का मतलब। ये राज्य की लड़ाई का एक पहलू। लेकिन वो बात तो 20 बरस, 23 बरस, 24 बरस होते होते 25वें साल में आ गई। लेकिन ये जो नया दौर है, नया सिलसिला है, ये नया सिलसिला तो 2018 से शुरू हुआ। 2018 में त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, और पहले 6 अक्टूबर 2018 को वो एक अध्यादेश लेकर के आए और फिर 6 दिसंबर 2018 को उन्होंने विधानसभा में कानून पास किया। और जो हमारे यहाँ ज़मीन का कानून है, जो उत्तर प्रदेश के ज़माने का कानून है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950। और उस उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में ये सीमा निर्धारित है कि भाई कौन कितनी ज़मीन रख सकता है। तो अधिकतम सीमा है कि 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं हो सकती। राज्य बना तो पहली जो सरकार बनी, उस पहली सरकार ने कहा कि कोई बाहर से आएगा तो आवास के लिए जो ज़मीन खरीदेगा तो 500 वर्ग मीटर ज़मीन वो खरीद सकता है आवास के लिए। फिर दूसरी सरकार आई खंडूड़ी जी की, तो उन्होंने कहा नहीं, 500 वर्ग मीटर नहीं, 250 वर्ग मीटर ज़मीन आवास के लिए खरीद सकता है। तो ज़मीन की हदबंदी 2 तरह की हो गई। एक तो वो 12.5 एकड़ लिमिटेशन है, और दूसरा ये आवास के लिए 500 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर हुई। तो 2018 में जो त्रिवेंद्र रावत जी ने किया, उन्होंने कहा साहब यदि आप औद्योगिक प्रयोजन के लिए ज़मीन खरीदेंगे, उद्योग लगाने के लिए ज़मीन खरीदेंगे, तो तब आप पर ये जो सीलिंग है, अपर सीलिंग जो है, ये हदबंदी है, ये लागू नहीं होगी। बल्कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए कोई कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है।
वो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम में धारा 154 है, उस 154 में 154(2) जोड़ करके उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए तो कितनी भी ज़मीन खरीदी जा सकती है, और उसके अलावा जो कृषि भूमि को अकृषि कराना होता है 143 है 143, तो 143 में 143 का उन्होंने जोड़ा और कहा कि यदि औद्योगिक प्रयोजन के लिए ज़मीन खरीदेंगे तो उसमें फिर अकृषि नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि वो स्वतः ही अकृषि हो जाएगी। तो ये जो पहली बात है कि कोई कितना भी मर्जी ज़मीन खरीद सके, ज़मीन खरीदने की कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं होगी। तो ये एक तो इसमें किसी हिमालयी राज्य में या देश के किसी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई असीमित ज़मीन खरीद सके, असीमित भूमि का मालिक हो सके। और उससे भी पहले ही बात यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि कानून का नाम क्या है, कानून का नाम है, उसमें पहली बात क्या है, पहली बात है ज़मींदारी विनाश। और ये जो ज़मींदारी विनाश यानी ज़मींदारी उन्मूलन है, ये हमने आज़ादी के आंदोलन से हासिल किया। आज़ादी के आंदोलन से ये मूल्य हमने पाया कि भाई कोई ज़मींदार नहीं होना चाहिए, कोई असीमित भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए, कोई भूमिहीन भी नहीं होना चाहिए और कोई असीमित बेहिसाब ज़मीन का मालिक भी नहीं होना चाहिए। ये हमने आज़ादी के आंदोलन से हासिल किया। आज़ादी की लड़ाई से जो सब चीज़ें हमने हासिल की उसमें ज़मींदारी उन्मूलन भी एक बात है। तो जब आपने ये कह दिया कि कोई औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है, तो आपने ये व्यवस्था की कि नए ज़मींदार, नए कॉरपोरेट ज़मींदार पैदा करने का इंतज़ाम आपने किया। और एक तरह से आज़ादी के आंदोलन से हासिल किए हुए मूल्य को, आज़ादी के आंदोलन से हासिल किए हुए कानून को, उसकी पीठ पे खंजर आपने भोंका, उसको ध्वस्त कर दिया, उसको धराशायी कर दिया। तो ये पहली बात इसमें है कि ज़मीनों की बेरोक-टोक बिक्री का इंतज़ाम किया गया। अब आज के दिन पर, लेकिन उसके बाद होने क्या लगा, होने ये लगा कि 2018 में ये बात हुई और हमने 2018 में इसको उठाना शुरू किया। जो लोग इस बात को समझ रहे थे, विधानसभा के भीतर एक विधायक ने, वो केदारनाथ के विधायक थे कांग्रेस के मनोज रावत, एकमात्र वही, उन्हीं के पार्टी के बाकी लोगों ने भी नहीं उठा। और विधानसभा के बाहर जितने आंदोलनकारी लोग इस बात को समझ रहे थे, उन्होंने इस सवाल को उठाना शुरू किया। लेकिन उस समय ये बात नहीं बढ़ी। 2021 आते आते अचानक एक दिन हमने सुना कि साहब हैशटैग चल पड़ा कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। 3 साल बीत गए इसके बीच। अच्छा, अब ये तब से चल रहा हैशटैग है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, हमको चाहिए भू कानून। तो भू कानून तो है, ज़मीन का कानून है, ज़मीन का कानून कैसा चाहिए ये प्रश्न है। असल में सोचने की बात यहीं पर है कि हमको ज़मीन का कैसा कानून चाहिए और ज़मीन का कानून किसके लिए चाहिए, यही इसमें सोचने का बिंदु है। ज़मीन का कानून मौजूद है तो उसमें एक तो जो आज के दिन पर राजनीति है, वो राजनीति जिसका हर एजेंडा सांप्रदायिक है, तो उन्होंने कोशिश किया कि उस सांप्रदायिक एजेंडे के साथ इसको खड़ा किया जा सके। लेकिन जब ये बात हमने तमाम मंचों से कही कि भाई ज़मीन के कानून में जो रद्दोबदल है, जो ज़मीन की बेरोक-टोक बिक्री का इंतज़ाम है, वो तो त्रिवेंद्र रावत जी ने किया, तो ये बात थोड़ा पीछे हटी। तब वो थोड़ा और नंगे रूप में सामने आए। उन्होंने कहा सब लैंड जिहाद हो गया, हर चीज़ जिहाद है, यहाँ तो लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, थूक जिहाद है, जाने कौन कौन जिहाद। तो यानी ज़मीन का जो सवाल, जो एक तरह से जनवादी लोगों का सवाल था, कम्युनिस्टों का सवाल था, वो एक तरह से सांप्रदायिक राजनीति का सवाल हो गया। और सांप्रदायिक राजनीति का सवाल होते होते वो सांप्रदायिक सवाल, वो लोगों के बीच में फूट डालने का, विभाजन पैदा करने का सवाल हो गया। उसको इस तरह से बना दिया गया। और कौन कह रहा है, तो ये भी बड़ा रोचक है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं साहब 2023 में भारतीय जनता पार्टी को एडीएम देहरादून ने एक नोटिस दिया जून 2023 में। उन्होंने कहा कि एडीएम ने नोटिस जो दिया, उन्होंने कहा कि साहब आपने जो ज़मीन खरीदी है अपने दफ्तर के लिए, अभी जहां उनका दफ्तर चलता है वो किराए पे चलता है राज्य का, तो जहां दफ्तर के लिए ज़मीन खरीदी है रायपुर में, वो आप टी स्टेट की ज़मीन खुर्द-बुर्द करके दफ्तर बना रहे हैं, तो आप इसका जवाब दीजिए।
वो ज़मीन 2011 में खरीदी गई। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल जी थे। तो चुफाल जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 बिंदु उनके जवाब के। उन्होंने कहा साहब आपने जो ये नोटिस दिया है, ये नोटिस इतना बटा इतना बलबीर रोड पर देना चाहिए था, आपने केवल बलबीर रोड लिखा है। दूसरा उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जमीन खरीदी गई है। तीसरा उन्होंने कहा कि इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं, महेंद्र भट्ट हैं, उनसे जाके पूछो। इन 3 बिंदुओं में एक भी जगह नहीं कहा कि जमीन हमने सही तरीके से खरीदी है। और एक किस्सा सुनिए, ये जानना जरूरी है कि जो लोग आजकल कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री कह रहा है कि भू कानून सख्त बनाएंगे, वो जिस सत्ताधारी पार्टी के हैं वो क्या करती है। तो 2023 में ही उसी जून के महीने में हमने देखा साहब ट्विटर पर, जो आजकल एक्स हो गया है, तो ट्विटर पर एक ट्विटर हैंडल दिखाई दिया जिसका नाम था बीए प्रॉपर्टी वाला। और बीए प्रॉपर्टी वाला जो ट्विटर हैंडल है वो जमीन बेच रहा है मुक्तेश्वर से लेकर के हरिद्वार तक, यानी पूरे उत्तराखंड में। तो जमीनों की बिक्री कितनी हाईटेक है, कितने ऊंचे दर्जे पर पहुंच गई, इंटरनेशनल स्टाइल में जमीन बिक रही है। तो बीए प्रॉपर्टी वाले में साहब आप जाइए उस ट्विटर हैंडल पर, तो वहां जमीनें बिक रही हैं, पूरे प्रदेश की जमीनों की बोली लग रही है। ढूंढा तो साहब ये कौन है भाई बीए प्रॉपर्टी वाला, तो पता चला कि एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं दिल्ली में, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। वो युवा मोर्चा के उत्तराखंड के इंचार्ज थे, आजकल हैं कि नहीं है पता नहीं। तो वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा बीए प्रॉपर्टी वाला के नाम से उत्तराखंड की जमीनें ट्विटर पर बेच रहे हैं। जो ट्विटर पर जमीनें बेच रहे हैं, जिनका अपना दफ्तर सरकारी जमीन खुर्द बुर्द करके बना हुआ है, वो कह रहे हैं लैंड जिहाद हो गया। वही लोग। तो एक तरह से जमीन के इस पूरे एजेंडे को फूट डालने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश, लोगों के को बांटने की कोशिश। और इस सवाल का कोई जवाब, इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है, असल में दूसरे पार्ट पर मैं आता हूं, कि इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि भाई ये जमीन तो ठीक है बिकनी नहीं चाहिए, बाहर वाला जमीन न खरीदे। अब उत्तराखंड में जब लोग ये कहते हैं कि बाहर वाला जमीन न खरीदे, ये भी बड़ी समस्या है कि हम उत्तराखंडी जो देश और दुनिया के हर हिस्से में हैं, लेकिन हम अपने यहां किसी को नहीं आने देंगे। ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो जमीन नहीं बिकेगी। माना फर्ज कीजिए आज के दौर में, एक तो ये बड़ा मुश्किल है कि नहीं बिकेगी, लेकिन फर्ज कीजिए कि नहीं बिकेगी वो जमीन, हम उसका करेंगे क्या? ये असल मसला है। तो उस जमीन का हम करेंगे क्या, उस जमीन का क्या उपयोगिता, हम उस जमीन को किस उपयोग में लेकर के आएंगे, ये है सवाल। इस पर विचार करने की बात है, जिस पर कि विचार नहीं हो रहा। तो आजकल जो भू कानून के समर्थक हैं, असल में हमारे कुछ मित्र लोग हैं जिनको इसमें दिख रहा है कि भाई इसके बहाने कुछ राजनीति हो सकती है, तो वो भू कानून के वैसे ही समर्थक हैं जैसे गौरक्षक गायों के समर्थक हैं, जो कोई गाय नहीं पालते, जो किसी गाय की देखरेख नहीं करते, लेकिन वो गौरक्षक हैं साहब। उसी तरह से भू कानून के समर्थक भी हैं साहब, कि उनका अपना जमीन से कोई लेना देना नहीं है। और मैं इस बात को, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि सबसे ज्यादा भू कानून का वकालत करने वाले लोग कौन हैं आजकल। मैं ये कहते हुए, मैंने कहा कि जमीन के कानून में क्या बदलाव हुआ जो नहीं होना चाहिए था, ये कहते हुए कि जमीनों का सही उपयोग कैसे होगा, क्या होगा, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा किसको चाहिए भू कानून। तो आपको पौड़ी में या कर्णप्रयाग में, गोपेश्वर में लोग नहीं मिलेंगे ये कहते हुए कि नहीं हमको भू कानून चाहिए, या पहाड़ के गांव में तो कोई नहीं कह रहा हमको जमीन का कानून चाहिए। देहरादून और दिल्ली में रहने वाले पहाड़ी, जिन्होंने अपना घर, अपनी खेती बंजर करके वहां बैठे हुए हैं, वो कह रहे नहीं हमको भू कानून चाहिए। तो असल में तो वो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो उसी तरह के भू कानून वाले हैं जिस तरह के गौरक्षक हैं, उनमें और उनमें ये सिमिलैरिटी है। यही एक तरह की बात है। तो असल में तो जमीन का क्या होगा, जमीन का क्या उपयोग किया जाएगा, कैसे उसका इस्तेमाल होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण। राज्य बनने के बाद यह होना चाहिए था कि पहाड़ की जमीनों का इस्तेमाल, तो हम समझते हैं कि जो होना चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए, तो वो बात होने की बात तो है कि सबसे पहले तो
भूमि का बंदोबस्त की जरूरत है। जो भूमि बंदोबस्त यहां हुआ आखिरी 1958 से 1964 के बीच में हुआ, और वो 40 साला बंदोबस्त था जो 2004 में खत्म हो गया। 20 साल उसके बाद और निकल गए। तो भूमि बंदोबस्त की बात करने को कोई तैयार नहीं। अंग्रेज इस देश में रहे और उत्तराखंड के भी जितने हिस्से पर उनका कब्जा रहा, तो 1835 के बाद 132 सालों में अंग्रेजों ने 11 बार भूमि बंदोबस्त कराया। हर बार नया कमिश्नर आता था, जमीन नापता था। तो 1902 तक अंग्रेजों ने 11 बार भूमि बंदोबस्त किया। जो नया कमिश्नर आया उसने कहा जमीन नापो। जमीन नापने में बहुत तरह की चीजें होगी, बहुत गड़बड़ होगी। वो अंग्रेज था, कोई हमारे हित के लिए नहीं नाप रहा था, जाहिर सी बात है। तो लेकिन भूमि का बंदोबस्त हुआ। अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ जैसा मैंने कहा 1958 से 1964 के बीच में। और उस 1958 से 1964 के अंतिम बंदोबस्त में कहा गया कि पहाड़ में जो कृषि भूमि है वो 9% है। ये 1964 में कहा गया। आज के दिन पर आप सोच करके देखिए कि वो कितनी बची होगी। तो अंततः तो ये सवाल है। तो पहली बात है कि भूमि बंदोबस्त। दूसरी बात भूमि सुधार, जो कृषि भूमि के क्षेत्र का विस्तार करना और उस भूमि का पुनर्वितरण करना, ऐसे लोगों को भूमि देना जो भूमिहीन है। पहाड़ में सबसे बड़ी जो आबादी भूमिहीन है वो दलित आबादी है। तो भूमिहीनों को भूमि मिले, कृषि भूमि का विस्तार हो। हमको असल में कृषि भूमि के संरक्षण के कानून की आवश्यकता है। और इस संदर्भ में जब मैं भूमि सुधार की बात कह रहा हूं तो हमारे यहां लोग अक्सर कि कहते हैं साहब हिमाचल जैसा कानून चाहिए, है ना। यही सबसे प्रचलित जुमला क्या है? सबसे प्रचलित जुमला है कि हिमाचल जैसा कानून चाहिए। हिमाचल का कौन सा कानून चाहिए? हिमाचल के कानून का कौन सा हिस्सा चाहिए? तो आमतौर पर लोग समझते हैं कि जो हिमाचल में कानून है तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1971। वो कानून एक तरह से जमीनों की खरीद बिक्री के संदर्भ में जो रोक है, वहां ये पाबंदी है कि साहब 30 साल से पहले कोई जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन उसी हिमाचल प्रदेश के कानून में, ये हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट में 1971 में एक धारा 118 है जो कहती है कि एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी सोल्ड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कृषि भूमि किसी गैर कृषक को बेची ही नहीं जा सकती। तो ले दे करके हिमाचल का कानून लोग कहते हैं। उत्तराखंड आंदोलन में भी जब हम सुनते थे तो उस समय हम लोग मैं उस समय क्लास 12th में पढ़ता था, तो उस समय से हम सुनते साहब हिमाचल का कानून, जमीन का कानून और धारा 371। तो हमारे समझ में उतनी बार सुन करके ये आया कि ऐसा लगता था कि हिमाचल प्रदेश में धारा 371 भी है और कोई ज़मीन का मजबूत कानून भी है। तो एक तो धारा 371 हिमाचल प्रदेश में नहीं है ना। धारा 371 A B C D E F G H I J तक इस देश के विभिन्न राज्यों के लिए है। अलग अलग तरह के प्रोविजंस उसमें J तक है और उसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग तरह के प्रोविजंस हैं। हालांकि ये भी एक ही समय में बात है कि हमको धारा 370 से बड़ी दिक्कत थी। धारा 370 खत्म होने का लोग जश्न भी मना रहे थे कि साहब कश्मीर में तो प्लॉट खरीदने को मिलेगा, और दूसरी तरफ यहाँ हम चाहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो कोई नहीं आए। तो एक ही साथ कैसे होगा? दोनों कुछ तो बारात लेके भी जा रहे थे, है ना। तो दोनों एक ही साथ कैसे होगा? दोनों थे। लेकिन 371 भी हमको चाहिए उसी समय में। तो एक तो 371 कश्मीर में नहीं, सॉरी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश का जमीन का एक कानून है। लेकिन जिसको मैं कह रहा हूं कि भूमि सुधार किसी भी राज्य के भीतर कृषि की बेहतरी का, कृषि को बेहतर करने का सबसे प्रमुख उपाय के तौर पर है। और ये हिमाचल प्रदेश या इवन कश्मीर में भी, अगर आप जम्मू कश्मीर को भी देखेंगे तो जो 1944 में उन्होंने नया कश्मीर प्रोग्राम घोषित किया, न्यू कश्मीर प्रोग्राम, उस न्यू कश्मीर प्रोग्राम में कृषि एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका है, सबसे बड़ा पहलू उसका था। और
उसके बाद जब वहाँ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, तमाम चीज़ें हुई, तो उन्होंने भूमि का जो पुनर्वितरण किया, उस भूमि के पुनर्वितरण ने बड़े पैमाने पर भूमिहीन लोगों को ज़मीनें दिलवाई। जैसे मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूं कि 2011 में योजना में एक लेख छपा, जॉर्ज मैथ्यू नाम के एक सज्जन ने, लैंड रिफॉर्म्स जम्मू एंड कश्मीर शोज द वे, ये उसका शीर्षक था। और उस लेख में उन्होंने बताया कि जो दादा की जनरेशन थी भूमिहीन की, दलित भूमिहीनों की जो दादा वाली जनरेशन थी, वो भूमिहीन थी, उसके पास कोई भूमि नहीं थी कश्मीर में। लेकिन जो वर्तमान जनरेशन आई, वो उसमें से 47% लोग भूमिधर हुए, जमीन का पुनर्वितरण हुआ। उसके अलावा आप हिमाचल का, जहां मैं जिक्र कर रहा था, तो हिमाचल का जिक्र करना इसीलिए जरूरी है कि भाई हिमाचल के कानून का कौन सा हिस्सा, तो हिमाचल के कानून में जमीन के कानून का एक हिस्सा मैंने आपको बताया, उसकी बात सबसे ज्यादा लोग करते हैं, उसकी लोग चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा तो हिमाचल में जमीन के तीन या चार अलग अलग किस्म के कानून हैं, जिसमें एक का नाम है हिमाचल प्रदेश नॉर्थोर्ड लैंड रूल्स 1968। ये क्या है? ये असल में लोगों को, जो भूमिहीन है उनको जमीन देने का, सरकारी वेस्टलैंड, सरकारी बेनाब बंजर जमीन जो है वो जमीन देने का कानून है, बाकायदा विधिवत रूप से बना हुआ कानून है। तो यहाँ इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, यहाँ इसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो बात जितनी मैं कह रहा हूँ उतनी बात कि भूमिहीनों को ज़मीन देनी चाहिए, इतनी बात मैं तमाम जगह कहता हूँ। तो ट्विटर पर अभी 4 दिन पहले एक आदमी ने लगभग मुझे गाली देते हुए कहा कि अच्छा क्यों देनी चाहिए दलितों को ज़मीन, तुमको ज़्यादा पड़ी है, तुम दे दो, अपना घर दे दो, अपनी ज़मीन दे दो। तो हम कैसा ज़मीन का कानून चाहते हैं, उसके बीच में भूमि संबंध भी और उत्पादन के संबंध भी कैसा चाहते हैं, ये इस पर सवाल है। तो इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, मैं इस बात को जोर दे करके कहना चाहता हूं कि हिमाचल में तो ऐसा नियम है, ऐसा कानून है बाकायदा। तो जब उन्होंने ये भूमि का कानून बनाया, जब उन्होंने ज़मीनें दी, तब उसके बाद वो अगले कानून की दिशा में बढ़े, जिसका नाम हिमाचल प्रदेश होल्डिंग्स कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एक्ट 1971 है। ये चकबंदी का कानून है। तो लेकिन चकबंदी कब? एक हिस्सा भूमिहीन रहेगा, उसके पास कोई जमीन नहीं होगी, और बाकी को आप चकबंदी कराएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। उसका अर्थ तभी है जबकि भूमि हो, जब लोगों, कोई भूमिहीन ना हो, जब सबको भूमि मिले, तो तब उस चकबंदी की बात भी है। और उसके अलावा लैंड सीलिंग का अलग से कानून हिमाचल प्रदेश में है। तो ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि ये समग्रता में असल में कि ज़मीन की उत्पादकता बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को भी बढ़ाना। और इसमें क्या हुआ कि देखिए, उत्तर प्रदेश में हम थे, हमारे यहाँ 2-3 तरह के कानून थे। एक जिसकी बात शुरू में हमने कही, UPZLR, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम। उसके अलावा चक्राता के इलाके के लिए अलग कानून था, जो थे लगभग एक ही जैसे मिलते जुलते। उसके अलावा हमारे यहाँ पहाड़ में 1960 में कूजा एक्ट बना, कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट। और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम और कूजा एक्ट में जो एक बड़ा हमारे लिए जो बात दिक्कत तलब हुई, वो ये हुई कि मैदानी इलाकों में जो ग्राम पंचायतें हैं, उनको जो तमाम बाकी जमीन, वहाँ एक भूमि प्रबंध कमेटी पंचायतों में होती है, जो चारागाह, पनघट, गौचर, इन तमाम ज़मीनों की व्यवस्था करती है, उसका प्रबंध करती है, और बाकी ज़मीनों को किसको देना है, कौन भूमिहीन है, उसको ज़मीन देने का इंतज़ाम करती है। कूजा एक्ट में ये हमारे हिस्से से, हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों में भूमि प्रबंध कमेटी नहीं होती थी, कूजा एक्ट ने इसको ख़त्म कर दिया। तो असल में ये जो ज़मीनों का प्रबंध और वितरण का अधिकार भी है, जो ग्राम पंचायतों के पास था, जो मैदानी इलाकों में था लेकिन पहाड़ में नहीं था, तो ये बिना कृषि भूमि का विस्तार किए हुए, बिना कृषि भूमि सुधार किए हुए, बिना भूमि का पुनर्वितरण किए हुए,
अगर हम किसी ज़मीन के कानून की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो ज़मीन ऐसी बात हम कर रहे हैं जिसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। और दो तीन बातें बस इस संदर्भ में मुझे कुछ और कहनी है। तो आज के दिन पर जो सवाल हमारे यहाँ है कि एक तो पूरा पहाड़ एक भूमिहीन हिस्सा है जो कि श्रम करता है, ज़मीन पर मेहनत करता है, लेकिन फिर भी भूमिहीन है। और दूसरी तरफ जिसके पास भूमि है वो धीरे धीरे करके भूमि बंजर हो रही है। अभी विद्यादत्त शर्मा जी से वो बात कर रहे थे बंदरों का, और उसका जिक्र और उसकी कविता भी वो सुना रहे थे। तो असल में पूरे पहाड़ में जहाँ लोग रह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि भाई गांव में तो कोई नहीं कह रहा है कि साहब भू कानून चाहिए। गांव की वो ज़मीन तो जिनकी ज़मीन है उनके लिए वो ज़मीन गले में टंगा हुआ फंदा जैसा है, वो तो उसको बाधा समझ रहा है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज के दिन पर दुनिया में आप समझिए कि ज़मीन को कब्जा करने की होड़ है कि कौन कितनी ज़मीन कब्जा कर सकता है, क्योंकि ज़मीन ऐसा संसाधन है, वो जितनी है उतनी है। आबादी बढ़ रही है, ज़मीन कब्जा करने की होड़ बढ़ रही है। तो पूरी दुनिया में बड़े पूंजीपतियों में, बड़े कॉरपोरेटों में ये होड़ है कि कौन कितनी ज़मीन कब्जा कर सकता है, कौन कितनी ज़्यादा ज़मीन कब्जा करेगा। तो एक तरफ वो दुनिया है जो सोच रही है कि कौन कितनी ज़मीन कब्जा करेगा, और दूसरी तरफ उत्तराखंड वाले हैं हम, जहाँ ये होड़ है कौन कितनी ज़मीन बंजर करेगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है कि वो आदमी दोषी है जो ज़मीन बंजर करना चाहता है। हमारे यहाँ लोग असल में सरकार और नीतियों का कोई महत्व कहीं है ही नहीं। तो यहाँ व्यक्तियों के आधार पर हम तय करते हैं, और व्यक्तियों का तो सब भाग्य भरोसे है। मेरी किस्मत खराब थी इसलिए अस्पताल में मुझको इलाज नहीं मिला, अस्पताल की व्यवस्था खराब थी इसलिए इलाज नहीं मिला। मेरी किस्मत का मसला नहीं है। मेरी किस्मत थी कि मुझको रोजगार नहीं मिला। नहीं भाई, रोजगार का इंतजाम नहीं है, नौकरियों की लूट हो रही है इसलिए मुझको रोजगार नहीं मिला। मेरी किस्मत खराब का मसला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि सरकार हमारे जीवन में कहीं है नहीं, सरकार सिर्फ जय जयकार करने के लिए है, सवाल पूछने के लिए नहीं है। तो इसलिए बहुत देरी बार ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसलिए हम कहते हैं साहब लोग तो रहना ही नहीं चाहता गांव में, वो तो साहब अपनी खेती बंजर करना चाहता है। देखिए, इसको समझिए कि हमारे पास में श्रीनगर है। श्रीनगर में एक जल विद्युत परियोजना है। दक्षिण भारत से आए हुए रेड्डी ने वो परियोजना बनाई, और जिस समय वो परियोजना बना रहा था, उस परियोजना बनाने के दौरान जो लंपट तत्व हैं, जिनकी बहुतायत है, उन लंपट तत्वों ने उसको नाकों चने चबवा दिए। ऐसी हालत समझिए कि अगर उसको कोई लाभ की आशा नहीं होती तो वो छोड़ के भागता, लेकिन उसको लाभ की उम्मीद थी। इसलिए तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी तमाम लंपट तत्वों को, जो जिनमें से कुछ उसी ने पैदा किए थे, उन लंपट तत्वों को झेलते हुए भी वो वहां रहा, क्योंकि वो जानता था जिस दिन परियोजना बनेगी उस दिन मुझको 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मुनाफा होगा, मैं कमाऊंगा। तो उसको लाभ दिखाई दे रहा है, इसलिए दक्षिण भारत का रेड्डी आकर के यहाँ रह रहा है। हमारे आदमी को गांव में रहते हुए कोई आस, कोई उम्मीद, कोई भविष्य की दृष्टि नहीं दिखाई दे रही, तो क्यों रहेगा गांव में? क्यों रहना चाहिए फिर उसको गांव? पलायन कोई सामाजिक समस्या नहीं है, पलायन नीति जनित समस्या है, नीतियों से पैदा हुई है, नीतिहीनता की वजह से पैदा हुई है। क्योंकि जिन लोगों को हमने सरकारों सत्ता में बिठाया, उन सारे लोगों का एजेंडा, उनका एजेंडा खनन है, उनका एजेंडा शराब है, उसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। और वो बताते हैं कि वह शराब से ही चलता है राज्य। मैं आपसे कहना चाहता हूं इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। शराब से नहीं चलता राज्य। वो कहते हैं कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, आदमी पीछे हट जाता है, कहता है भाई शराब नहीं बिकेगी तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। इससे बड़ा भी कोई झूठ नहीं है। आप इस साल का आंकड़ा उठा करके देखिए कितना है आय होनी है शराब से। 4,000 करोड़, 4,500 करोड़, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। तनख्वाह देने में कितना लगना है? 26,000 करोड़। तो सारा शराब बिक भी जाएगी तब भी नहीं होगा, तब भी पैसा आपको बाजार से लेना पड़ेगा उधार, क्योंकि आर्थिकी आपकी सारी उस पर निर्भर है। तो सरकार का एजेंडा ये नहीं है। तो इसलिए लोगों को, क्योंकि कोई नीति नहीं है, किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है,
किसी तरह की कोई समझदारी नहीं है, तो लोगों को न तो वहाँ कोई रोजगार दिखाई दे रहा है, न कोई भविष्य दिखाई दे रहा है, न उत्पादकता दिखाई दे रही है। 100, 150, 200 साल पहले जैसे हम कृषि करते थे वैसे ही तकरीबन कर रहे हैं 19-20 के अंतर के साथ। तो कुछ चीज़ें उसमें से खत्म होने लग गई हैं। एक समय में जिनके पास खेती थी वो खेती ऐसी नहीं थी पहले भी कि वो हमारी आर्थिकी का आधार हो, ऐसा वो खेती नहीं थी, लेकिन वो खेती इतनी थी कि वो हमारे पेट भरने का इंतजाम कर देती थी, भूखा नहीं मरने देती थी, बस इतना ही था। तो राज्य बनने के बाद उसको यहां से आगे बढ़ना चाहिए था, उसको हमारी आर्थिकी का, अर्थव्यवस्था का आधार होना चाहिए था। हमारे यहाँ पंतनगर जैसा कृषि विश्वविद्यालय है जिसके बाहर आप जाइए तो बड़ा बड़ा लिखा है, हरित क्रांति की जन्मभूमि है वो, एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय रहा है। लेकिन उसका हमारी कृषि से, पर्वतीय कृषि से क्या लेना देना है? उसका हमारी कृषि से कोई लेना देना नहीं, पर्वतीय कृषि से उसका कोई संबंध नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश ने जो किया, उन्होंने कृषि को अपनी आर्थिकी का आधार बनाया, उन्होंने फलोत्पादन को अपनी आर्थिकी का आधार बनाया, हॉर्टिकल्चर को आधार बनाया। हालांकि दौर का एक फर्क है। आमतौर पर हमारे यहाँ भी लोग अब 25 साल बाद कहते हैं कि क्या कोई बन पाएगा यशवंत सिंह परमार? भाई वो तो पहला मुख्यमंत्री था, ये 13वां, 14वां, 15वां है, ये कैसे बनेगा संख्या के हिसाब से भी? और इसका तो इंटरेस्ट खनन के अलावा दूसरी जगह है ही नहीं, इसका कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं है ना। वो खनन में इतना इंटरेस्ट है कि पिछले साल भर ये आदमी फरवरी के महीने से दिल्ली में पड़ा रहा जून के महीने तक कि मुझको जून के महीने में खनन करने की अनुमति चाहिए, और पर्यावरण मंत्रालय ने अंततः अनुमति दी कि हाँ भैया ले, तेरे को यही चाहिए तो तू ले ले, कर ले, डबल इंजन है, ऊपर भी नीचे भी, तो उसका तो एक ही इंटरेस्ट है, तो ये तो नहीं बनेगा। लेकिन दौर का भी एक फर्क है, सिर्फ व्यक्तियों की बात नहीं है, व्यक्तियों में ही हम चीज़ों को देखते हैं, ये हमारे समाज की समस्या है कि वो दौर था जब हिमाचल प्रदेश बना या वहाँ पहला मुख्यमंत्री बना, तो वो आज़ादी के आंदोलन के 20-30 बरस के बाद की बात थी। आज़ादी के आंदोलन के मूल्य जिंदा थे। उस समय जो राज्य का चरित्र था, स्टेट का जो कैरेक्टर था, वो वेलफेयर स्टेट था, लोक कल्याणकारी राज्य था। हम जब राज्य बने, उत्तराखंड जब राज्य बना, तब तक राज्य जो है कॉरपोरेट स्टेट, कॉरपोरेट की सेवा में लगा हुआ स्टेट हो चुका था, लुटेरा राज्य हो चुका था। तो हमारे यहाँ संभव ही नहीं था कि कोई यशवंत सिंह परमार होता। वो दौर, वो समय, पूरा समय बदल गया है। तो असल में तो लड़ाई ये है, लड़ाई ये नहीं है कि जमीन नहीं बिके, संघर्ष ये नहीं है कि जमीन नहीं बिके, नहीं भी बिकेगा तो क्या करेंगे उसको रख करके? हमारे किसी काम नहीं आएगी तो हम उसको रख करके करेंगे क्या? जब तक कि हम उसको उत्पादक नहीं बनाएंगे, जब तक कि हम उसको लाभकारी नहीं बनाएंगे, जब तक कि हम उसको रोजगार का आधार नहीं बनाएंगे, और उसमें सुअर, बंदर, बाघ, भालू नाचते रहेंगे, तो कैसे उत्पादक होगा, कैसे रोजगार का आधार बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये असल में एक बड़ी लड़ाई है। और ये जो संकट है, ये तो दूसरे तरह का संकट है, जो कि बाहर वाले को नहीं आने देना है, ये नहीं करने देना है। कॉरपोरेट लूट को रोकना और छोटा छोटा कारोबार करने वाले को नहीं आने देना, ये दोनों जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, ये अलग अलग बात है। किसी समय में मेरी बात और उनकी बात एक जैसी हो सकती है, लेकिन मेरी बात साफ है कि कॉरपोरेट लुटेरे को ज़मीन की लूट नहीं करने देना। वो कॉरपोरेट लुटेरे के खिलाफ नहीं है, वो कह रहे हैं छोटा छोटा जो आ रहा है, छोटा मोटा कारोबार करता है, इससे बड़ा खतरा है। तो ये नकली खतरा आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये झूठा खतरा आपके सामने पेश किया जा रहा है। आजकल जैसा इस राज्य में हो रहा है, मैंने कहा, अभी मैं कुछ दिन पहले बागेश्वर में था, मैंने कहा कि भाई मजबूत कानून बनेगा नहीं बनेगा, ज़मीन मजबूत होगी नहीं होगी। अगर कोई ज़मीन मजबूत हो रही है इस समय, तो नफरत की ज़मीन मजबूत हो रही है। बताइए, हम चंद्र सिंह गढ़वाली के वारिस हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली हमारा पुरखा था, और आज के दिन पर हम जो है दंगाई हो रहे हैं। पिछले दिनों हमने उत्तरकाशी में देखा, एक मस्जिद के नाम पर बवाल हो रहा था। एक टीवी चैनल पर मैंने कहा कि भाई मैं तो उत्तरकाशी में पढ़ा, 93 में हाई स्कूल करने के बाद मैं उत्तरकाशी गया और मैंने इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन वहाँ किया। उत्तराखंड आंदोलन के मुकदमे मुझ पर थे, तो मैं मुकदमे झेलने भी उत्तरकाशी कई साल तक जाता था, अभी भी साल भर में एक आध बार जाता हूँ। और मैंने नहीं सुना कि वहाँ कोई इतनी महत्वपूर्ण मस्जिद है। मैं उत्तराखंड आंदोलन में एक्टिविस्ट वहीं हुआ,
उस ज़माने में मैंने नहीं सुना कि वहाँ कोई ऐसी मस्जिद है जो इतनी महत्वपूर्ण है। और अभी 6 महीने से हम सुन रहे हैं कि साहब वहाँ जो मस्जिद है उसका महत्व तो गंगोत्री यमुनोत्री से भी ज़्यादा है, काशी विश्वनाथ से भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय पूरे देश में मस्जिद है कि उत्तरकाशी की मस्जिद, गंगोत्री यमुनोत्री नहीं। तो आज के दिन पर जो ये नफरत की ज़मीन मजबूत हो रही है, या ज़मीन को भी नफरत का आधार बनाने की कोशिश, ज़मीन को भी इस बात का आधार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस संदर्भ में इसको थोड़ा गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। जहर की खेती की ज़रूरत नहीं है उत्तराखंड, नफरत की खेती की ज़रूरत नहीं है। और धार्मिक जहर की खेती मजबूत होगी तो जातीय जहर की खेती भी मजबूत होगी, ये समझ लीजिए, ये तय है। तो हमको धार्मिक जहर की खेती की आवश्यकता नहीं है। हमको हमारे बंजर पड़ते हुए खेतों को उत्पादक बनाने की ज़रूरत है, उनको आबाद करने की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इन सारे परिप्रेक्ष्यों के साथ मैंने कोशिश किया कि कुछ और संदर्भों के साथ, तमाम संदर्भों के साथ ये बात कही जा सके। तो असल में लेकिन नटशेल में हम कहें तो हमको आज के दिन पर भूमि बंदोबस्त की ज़रूरत है, भूमि सुधार की ज़रूरत है, भूमि के पुनर्वितरण की ज़रूरत है, कृषि भूमि के संरक्षण के लिए कानून की ज़रूरत है, और इस भूमि को उत्पादक और लाभकारी बनाने के लिए न केवल कानून बल्कि ठोस सरकारी प्रयासों की भी ज़रूरत है। और ये मैं सरकारी प्रयास पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ी विचित्र सी बात है कि लोग कहते नहीं जी सब चीज़ के लिए सरकार की तरफ क्यों देखना। अरे भाई, शिक्षा के लिए सरकार की तरफ नहीं देखना, रोजगार के लिए सरकार की तरफ नहीं देखना, अस्पताल के लिए सरकार की तरफ नहीं देखना, खेती किसानी के लिए सरकार की तरफ नहीं देखना, सड़क के लिए सरकार की तरफ नहीं देखना, बिजली पानी के लिए सरकार की तरफ नहीं देखना, तो सरकार की तरफ काहे के लिए देखना कि चुनाव के समय वो पौवा और 500 रुपया बांटेंगे, सिर्फ इसके लिए उनकी तरफ देखना, इसके लिए, या फिर वो विधायकों की खरीद करेंगे, अंबानी का चांदी का जूता अपने सर पर, अडानी का चांदी का जूता अपने सर पर खाते रहेंगे, इसके लिए उनकी तरफ देखना। वो सरकार कोई राजा शहंशाह नहीं है, उस सरकार को हमने चुना है ना। तो इसलिए सरकार को नीति बनाने की बात। और बस इसमें एक अंतिम बात मुझे याद आई कि आज के दिन पर जब संविधान की बात हो रही है, देश की लोकसभा में भी संविधान का चर्चा चल रहा है, तो संविधान के 75 साल हो गए हैं, अगले साल गणतंत्र के 75 साल हो जाएंगे। तो मैं याद कर रहा था ये ज़मीन के सिलसिले में कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, भारत के संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे, वो एक बात है, लेकिन जब संविधान सभा नहीं बनी थी उससे पहले एक संविधान उन्होंने लिखा मार्च 1947 में, अलग से अपने आप, और मई 1947 में वो प्रकाशित हुआ। तो शुरू में उन्होंने उसका नाम रखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। उनको लगता था भाई संविधान सभा में चुने जाएंगे नहीं चुने जाएंगे, जो होगा सो होगा, तो एक उन्होंने पहले लिख दिया, तो उसका नाम उन्होंने रखा पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। और फिर बाद में उसका नाम हुआ स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, देयर राइट्स एंड हाउ टू अचीव देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्य और अल्पसंख्यक, उनके अधिकार और उनको भारत के संविधान में कैसे हासिल करना है। और इसमें उन्होंने कहा साहब जमीन जो है, जमीन नहीं कृषि, ये वाला संविधान है, भारत के संविधान में तो नहीं है ऐसा, लेकिन ये जो संविधान उन्होंने अपना लिखा था उसमें उन्होंने कहा कि कृषि वो उद्योग होगी, राष्ट्रीय उद्योग होगा कृषि, और सारी जमीन सरकार की होगी, सरकार उसको बराबर के फार्म्स में बांट करके लोगों को देगी, उस पर खेती कराएगी, और सामूहिक कृषि, कॉरपोरेट कृषि होगी। ये उन्होंने 1947 में लिखा था। तो आज के दिन पर भी कृषि को उस दर्जे की जरूरत है, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में उस दर्जे की जरूरत है, उस हैसियत की जरूरत है। कृषि की हालत तो पूरे देश में खराब है, तो उस दर्जे की, उस हैसियत की जरूरत कृषि को है। तो मैं समझता हूं कि हम इन सारे मसलों पर विचार करेंगे, इन सारे मसलों पर सोचेंगे। इस उम्मीद के साथ आपने इतनी देर तक मेरी बात सुनी और मुझको ये बात कहने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद मैथुरी जी। और आपने
धन्यवाद मनु भाई। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यादत्त शर्मा जी, मंच पर और इस सभागार में मौजूद तमाम साथियों, सबसे पहले राजू भाई को मैं याद करना चाहता